Welcome back students. In previous lecture we saw the case number 3 which is f of x comma p is equals to g of y comma q. That means के उस केस में थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं. हमने क्या देखा था कि आपके पास एक साइड जो फंक्शन था या फिर जो टर्म्स होते थे वो आपके x एंड p के आते थे एंड अदर साइड वो y एंड q टर्म्स के होते हैं. आफ्टर दैट हमने सॉल्यूशन उसका देखा था, कैसे सॉल्व करना है, कैसे मेथड थी. सिमिलरली इसमें भी थोड़ा पार्ट सेम है. ओके, केस नंबर फॉर्म नंबर 4 के अंदर इसके अंदर इसका पर्टिकुलर इक्वेशन का नाम है. तो जो जैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन था आगे के फॉर्म 1 में, फॉर्म 2 में, फॉर्म 1 में क्या था कि सिंपल आपका f ऑफ p कॉमा q यानी ओनली p और q वाले टर्म्स थे. फॉर्म नंबर 2 के अंदर z p एंड q मतलब तीन वेरिएबल्स आते थे. एंड फॉर्म नंबर 3 के अंदर क्या था x y p एंड q. वैसे ही फॉर्म नंबर 4 के अंदर एक सेकंड थिंग ये है कि यहाँ पे सारे वेरिएबल्स होंगे. मैंने इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखा हुआ है. ओके, तो ये फिक्स्ड है कि z होगा, px होगा और qy होगा. ये तीन फॉर्म इस तरीके से ही होंगे. यहाँ पे f ऑफ p कॉमा q मतलब एक फंक्शन होगा जिसके अंदर सिर्फ p एंड q टर्म्स होंगे. वो टर्म्स डिफरेंट हो सकते हैं बट हाँ ये वेरिएशन नहीं आएगा, ये फिक्स रहेगा. मे भी पॉसिबल है कि सम के हिसाब से अगर इसको इधर उधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है या कहीं पे अपॉन में चला गया है उस तरीके से हो सकता है. बट एक्चुअल फॉर्म तीनों का ऐसे ही रहेगा. जैसे ही सिंप्लीफिकेशन करोगे ये बन जाएगा. ओके, सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फॉर्म नंबर 4. इसका नाम है क्लैरोट इक्वेशन. स्पेसिफिकेशन नहीं होगा एग्जाम में बट नाम दिया हुआ है. तो अगर इनकेस अगर कोई स्पेसिफाई करता है तो वहां से ही आपको पता चल जाएगा. एक और बात, ये सम बहुत छोटे हैं मतलब कि एक मार्क्स के अंदर ही क्वेश्चंस आते हैं. सो पूछने का चांसेस कम है बट हाँ अगर वो चाहे तो 2-3 सम मिला के इसको कंबाइन करके 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता है. सो अवॉइड मत करना. और वैसे भी मेथड इसकी बहुत इजी है. सिर्फ एक स्टेप है जो मैंने वर्किंग रूल में यहाँ पे लिखा हुआ है. स्टेप इज रिप्लेस p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b. मतलब आपके पास जो p और q है वहां पे क्या करना है, a और b रिप्लेस करना है. आफ्टर दैट आपका फाइनल आंसर इस तरीके से बन जाएगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशन दिया है वो लिख दो यहाँ पे. सो हियर z इज इक्वल टू px प्लस qy माइनस 2 अंडर रूट p इंटू q. ओके, पहले तो ये फॉर्म कौन सा है वो आपको स्पेसिफाई करना है जैसे प्रीवियस डे सम्स में किया था. So now given equation is of the form. अब फॉर्म का जैसे इसमें पर्टिकुलर नाम था कि पी क्यू इज इक्वल टू 0, इसका इज इक्वल टू 0, फिर ये था. यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, क्या है सीधा इक्वेशन. तो चाहो तो इक्वेशन लिख दो फॉर्म नंबर 4 करके या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि क्लैरोट इक्वेशन का है. तो इक्वेशन of the जस्टिफाई कर दिया. अब इसके बाद जो इसका एक्चुअल इक्वेशन है वो यहां पे लिखो पहले. सो देयरफॉर z इज इक्वल टू px प्लस qy प्लस f ऑफ p कॉमा q. मतलब ओरिजिनल जो जनरल फॉर्म था इक्वेशन का वो मैंने यहां पे लिखा. अब आपका स्टेप क्या है, p इज इक्वल टू a और q इज इक्वल टू b इसमें रिप्लेस करो. तो मैं रिप्लेस करता हूं. सो टेक p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन क्लैरोट इक्वेशन. या फिर आप वो इक्वेशन लिखोगे तो भी चलेगा. सो देयरफॉर z इज इक्वल टू p की जगह a प्लस q की जगह b एंड f ऑफ p कॉमा q. तो p की जगह a एंड q की जगह b, सो बिकम्स f ऑफ a कॉमा b. सिर्फ मैंने इसको रिप्लेस किया है, p और q को रिप्लेस किया है a और b से. तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन इस टाइप का बन गया. अब क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है px प्लस q उसमें ये रिप्लेसमेंट कर दो. ओके, सो दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट करूं तो कैसे सॉल्व होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले p और q की जगह सो रिप्लेस करते हैं यहाँ पे. तो ओरिजिनल क्वेश्चन इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 कंप्लीट सॉल्यूशन इज, बस रिप्लेस कर दो
z इज इक्वल टू, अब ये फॉर्म तो फिक्स है, यहाँ पे हो क्वेश्चन कोई भी हो ये फॉर्म फिक्स रहेगा, तो सेम ही आएगा ax प्लस by प्लस यहाँ पे क्या है f ऑफ a कॉमा b, यानी जो एक्चुअल फॉर्म था pq, यहाँ पे f ऑफ pq ये दिया है। ओके, ऐसा है तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, where f ऑफ p कॉमा q इज इक्वल टू, जो एक वैल्यू यहाँ पे दी है वो लिख देता हूँ -2 अंडर रूट पी क्यू, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो पी क्यू की जगह अभी क्या है एफ ऑफ ए बी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा पी और क्यू की जगह ए बी। ना समझ में आए सिंपल, ये जो आपका इक्वेशन है इसमें ए और बी रिप्लेस कर दो पूरे इक्वेशन में, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बन जाएगा। सो -2 अंडर रूट ए, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। सिमिलरली सेकंड सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे अभी मैंने बोला कि क्वेश्चन के अंदर ये px, qy और z ये फिक्स्ड है, कभी भी वो चेंज नहीं होता। सेम यहाँ पे ऐसा ही है, बट वेरिएशन क्या है कि इसने वो पोर्शन थोड़ा अलग तरीके से दिया, तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ओके, चलो तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। मुझे एक्चुअल फॉर्म कैसा चाहिए, z लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए, बाकी सब राइट हैंड साइड पे। तो पहले तो ये टर्म उठा के इस साइड ले लेता हूं, सो z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस क्यू। डन। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे z चाहिए, तो ये दोनों टर्म है इस साइड लूंगा, इन z के बीच में इसका रिलेशन क्या है, प्लस एंड माइनस का है, माइनस का है, दैट मींस इस साइड वो ऊपर ही रहेगा, खाली प्लस साइन हो जाएगा। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू, दोनों टर्म इस साइड जाएंगे, तो 1 अपॉन p माइनस क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू वाई। एक्चुअल फॉर्म में ये आगे होता है, पी क्यू वाले पीछे होते हैं, तो इस तरीके से लिख देता हूं, z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1 अपॉन पी माइनस क्यू। अब ये जो आपका इक्वेशन था वैसा नॉर्मल फॉर्म हो गया। ओके, जो ओरिजिनल इक्वेशन था। सो नाउ अब जस्टिफाई करो कौन सा फॉर्म है, गिवन इक्वेशन इज क्लेरॉट इक्वेशन, या फॉर्म नंबर 4 भी लिख सकते हो। ओके, सो जस्टिफाई हो गया। अब जो फॉर्म में प्रोसीजर करते हैं वो करना है, तो उसके लिए पहले ओरिजिनल जो इसका सॉल्यूशन होता है, क्वेश्चन का फॉर्म होता है, वो लिखते हैं। सो z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी कॉमा क्यू। कंपेयर करूं तो यहाँ पे एफ ऑफ पी कॉमा क्यू की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगा। सो एफ ऑफ पी कॉमा क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस क्यू। डन। देन आपका सिर्फ वन एंड ओनली वन जो स्टेप है वो करना है, p की जगह a और q की जगह b। सो टेक p इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू b इन अबोव इक्वेशन। सो क्या मिलेगा इक्वेशन, p की जगह है तो ax प्लस q की जगह b y प्लस f ऑफ a कॉमा b। अब ये जो वैल्यू है वो यहां पे लिख दो फंक्शन की। ओके, सो z इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई एफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी पी क्यू की जगह ए बी आ जाएगा, सो बिकम्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी, विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, सो ये आपका केस नंबर 4 था, फॉर्म नंबर 4, जो सिंपल बहुत, सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, चाहे लिखने में इधर उधर हो जाए, बस एक स्टेप याद रखो कि p की जगह को a और q की जगह b रिप्लेस करना है, इसके अलावा और कोई प्रोसीजर नहीं है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम चारपीस मेथड। नेक्स्ट लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड, चारपीस मेथड। मेथड के अंदर वर्किंग रूल लिखा है। पहले ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ओके, फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर है आपका जो लाग्रांज इक्वेशन था उसके जैसा, थोड़ा ही, ज्यादा नहीं है। पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसका फॉर्मूला है, जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे, इसका क्या है, dx अपॉन एफ पी dy अपॉन एफ क्यू। ओके, तो याद रखने के लिए इतना समझ लो कि हमने फॉर्म नंबर जो 3 देखा था उसमें x और p का फॉर्म बना हुआ था, y और q का बना हुआ था। ओके, दैट मींस कि x के साथ p चलता है, तो सिमिलरली dx है तो आपका p यहाँ पे आएगा, dy है तो y के साथ q सिमिलर चलेगा, ये दो बन गए। तीसरे में सबका कंबाइन कर देना है, मतलब dz तो pfp और qfq। ओके, दोनों का मिक्स कॉम्बो कर दो। अब dp वाला जो है उसमें पहली बात कि dp और dq दोनों में माइनस आएगा,
सेकंड थिंग, नीचे आपको एफ एक्स एंड एफ जेड दोनों में मेंशन करना है। सिमिलरली पी है तो एक्स आएगा, क्यू है तो वाई आएगा, तो ये दोनों फिक्स्ड हो गए। ओके, एफ जेड दोनों में कंपलसरी आएगा, और सेम अगेन पी चल रहा है तो पी, और क्यू है तो क्यू। तो इस तरीके से याद रखना, एक्स और पी का पैटर्न और वाई और क्यू का, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। सो फॉर्मूला हो गया। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन जो यहाँ पे है वो एज इट इज लिखना है। ओके, आफ्टर दैट सेकंड नंबर है फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल p एंड स्मॉल q। फॉर्म नंबर 3 या फिर आगे का जो लाग्रांज इक्वेशन था उसमें हम क्या करते थे, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस के फ्रैक्शंस यूज करके हम दो सॉल्यूशन फाइंड करते थे। यहाँ पे ऐसा ही करना है, बट सिर्फ एक ही बार फ्रैक्शन लेने की जरूरत है, आपको एक ही बार सॉल्यूशन फाइंड करना है। सपोज मैं यहां से ये दोनों का फ्रैक्शन लेता हूं, ओके, तो उसको सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, आपको एक आंसर मिलेगा। वो जो आंसर मिलेगा वो p और q का एक रिलेशन वाला होगा। ओके, सो वहां से उन दोनों को सिंप्लीफाई करके आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। आफ्टर दैट जैसे ही p q मिल जाए, तो जैसे आगे के केस में करते थे वैसे ही dz वाला ये जो इक्वेशन है उसमें वो वैल्यू रख देनी है, एंड लास्ट में आपको इंटीग्रेशन कर देना है। ओके, सम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है px प्लस qy। सेकंड थिंग, इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी है, मेथड स्पेसिफाई की होगी। ओके, तो वहां से पता चल जाएगा। इनकेस नहीं की तो इसका जो इक्वेशन बनेगा आगे के 4 फॉर्म में से किसी का भी इक्वेशन नहीं बनेगा। हाँ, अगर देखने जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे x एंड p है, y एंड q है, p और q, मतलब x, y, p एंड q, दैट इज फॉर्म नंबर 3। तो उसमें वो फिक्स था कि x एंड p एक साइड था और y एंड q दूसरे साइड था। अगर नहीं भी है तो आप सिंप्लीफाई करके उसको अलग कर सकते थे। यहां पे अगर ट्राई करोगे तो p q यहां से सेपरेट नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स वो फॉर्म नंबर 3 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो वहां से भी आइडिया आएगी अगर मेथड स्पेसिफाइड नहीं है तो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है वो लिख दो। सो हियर px प्लस qy इज इक्वल टू p। ओके, यहाँ पे फंक्शन, ऑक्सिलरी इक्वेशन में फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो f ऑफ pq जो फंक्शन होगा वो क्या बनेगा वो यहाँ पे फाइंड कर लो। सो f ऑफ pq इज इक्वल टू px प्लस qy माइनस pq के इस साइड ले लो, इज इक्वल टू 0 आएगा। लिखोगे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, सो ये मुझे इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन फर्स्ट है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज इक्वेशन आर dx अपॉन fp फर्स्ट इज इक्वल टू dy अपॉन y चल रहा है तो नीचे q आएगा, सो fq इज इक्वल टू अब आएगा dz, दोनों का कॉम्बिनेशन कर देना है। ओके, सो p fp प्लस q fq, सॉरी q fq इज इक्वल टू dp। p है तो x वाले टर्म्स डेफिनेटली आएंगे। पहले तो dp और dq जो पीछे है उसमें माइनस टर्म आएगा, तो पहला टर्म जैसे इसमें किया था नीचे कि x के साथ p था तो वैसे ही p के साथ x आएगा। ओके, इतना हो गया। fz यहाँ पे जो आएगा वो दोनों में कॉमन है। ओके, सो अगर ऐसा है तो साथ में बना, q के साथ y आएगा, सो fy प्लस fz दोनों में फिक्स्ड है। ओके, p के साथ x और q के साथ y। अब p है तो यहाँ पे भी p आएगा, q है तो यहाँ पे भी q आएगा। ये कोई ट्रिक या ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट सिंपल याद रखने का एक टेक्निक बनाया हुआ है। अगर आप किसी और तरीके से याद रख सकते हो तो भी चलेगा, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ओके, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें। fp, पहली बात कि इसका मतलब क्या होता है, अगर fp या सपोज fx लिखा है ऐसे या फिर yx लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो यहाँ पे फंक्शन होता है या जो वेरिएबल होता है उसका डिफरेंशिएशन करना है नीचे के वेरिएबल जो है उसके रिस्पेक्ट में, यानी कि x के रिस्पेक्ट में। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, fp मतलब फंक्शन का यानी इसका यानी ये इक्वेशन का आपको डिफरेंशिएशन करना है p के रिस्पेक्ट में। ओके, चलो तो डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो पहले यहाँ पे px है तो x कांस्टेंट रहेगा क्योंकि p के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो x एज इट इज रहेगा, p का p के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा ओनली x। यहाँ पे p नहीं है तो 0 हो जाएगा, pq में से p का 1 हो जाएगा, q इज अ कांस्टेंट एज इट इज माइनस के साथ, सो x माइनस q। सिमिलरली fq, q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो यहाँ पे क्या होगा,
Q दो जगह पे है, तो पहले तो ये टर्म अवॉइड कर लो, इसका डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे Q के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा y माइनस यहाँ पे Q के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा P इज इक्वल टू dz। अब यहाँ पे FP और FQ ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो। P एज इट इज, FP की वैल्यू क्या मिली है, x माइनस क्यू, प्लस Q एज इट इज, FQ की वैल्यू y माइनस p इज इक्वल टू dp अपॉन, ये जो है टर्म माइनस है तो माइनस पहले एज इट इज, देन fx, यानी इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। x दोनों जगह पे नहीं है तो 0, यहां पे x है, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो बचेगा ओनली p, देन प्लस pfz, यानी फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। पूरे टर्म में z कहीं पे भी नहीं है, मतलब पूरे इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, तो ये p इंटू एफ जेड होगा 0, मतलब पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे सिमिलरली dq माइनस एफ y के रिस्पेक्ट में इसमें करूं तो ये दोनों 0, यहाँ पे होगा तो y का y के रिस्पेक्ट में 1, बचेगा ओनली q। सिमिलरली एफ जेड यहाँ पे भी 0 होगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ इतना आंसर। इसको नाम दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से आपको दो फ्रैक्शन लेने हैं, ओके। फ्रैक्शन ऐसे लेने हैं जिसमें सिर्फ p और q इन्वॉल्व हो, ओके, और सेकंड थिंग के वो इजी हो, जिससे आप डायरेक्टली फाइंड कर सको। तो यहां पे सीधा सिंपल ये स्टेप दिख रहा है, p के नीचे p, q के नीचे q, और सीधा सिंपल इजीली हो सकता है, ओके। तो मैं ये 4th एंड 5th नंबर का फ्रैक्शन सिलेक्ट करता हूं। सो टेक 4th एंड 5th फ्रैक्शंस from equation 2. So dp upon minus p is equal to dq upon minus q. Both sides minus है, कैंसल आउट हो जाएगा। इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं तो dp upon p is equal to dq upon q। 1 upon p का इंटीग्रेशन होगा log p, 1 upon q का log q, एंड कांस्टेंट आएगा आपका log c, ओके। अब ये कंबाइन करो, सो log p इज इक्वल टू log q इंटू, प्लस है दोनों लॉग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन q इंटू c। बुक के अंदर यहाँ पे इसने log a लिया हुआ है, ओके, वो लोगे तो भी चलेगा, c लोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे log दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका p इज इक्वल टू q इंटू c, यानी कि c की एक वैल्यू मिली। अब इसमें ना तो p की वैल्यू है ना तो q की, बट आपको एक इक्वेशन मिला है जिसका मैं दूसरे इक्वेशन में यूज करके p और q फाइंड कर सकता हूं, ओके। चलो आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो वैल्यू मिली है p इज इक्वल टू सी क्यू, मैं रिप्लेस करूंगा, कहां पे कर सकता हूं, तो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन एक ही है, ओके, जिसमें मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसके अंदर मैं रिप्लेस करता हूं, इज इक्वल टू 0, अब जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे ले लेता हूं, तो इसमें रिप्लेस करो। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले px एज इट इज, उसमें p की जगह मैं ये cq रिप्लेस कर देता हूं, तो यहां पे आ जाएगा cqx प्लस qy एज इट इज रहेगा, प्लस qy माइनस p इंटू q, p की जगह cq और q एज इट इज रहेगा, सो माइनस सी क्यू इंटू क्यू इज इक्वल टू 0, ओके। अब q की वैल्यू मुझे इसमें से चाहिए, तो पहले तो सब जगह से q कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लो, यहां पे बचेगा cx प्लस y माइनस सी क्यू, एक क्यू बाहर आ गया, इज इक्वल टू 0। ये q कॉमन वाला है, इसको इस साइड ले जाऊंगा तो पूरा क्या हो जाएगा, 0। सो देयरफॉर cx प्लस y माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए इसमें से p और q की दोनों में से कोई वैल्यू। अब डेफिनेटली p को तो मैंने q में रिप्लेस कर दिया है, तो p तो यहाँ पे होगा नहीं, तो सिर्फ q की वैल्यू बनाओ, तो ये टर्म इस साइड ले लेता हूं, तो cx प्लस y इज इक्वल टू सी क्यू। देयरफॉर q की वैल्यू क्या मिलेगी, cx प्लस y अपॉन c। एक वैल्यू मुझे मिल गई, p और q चाहिए था, उसमें से q मिल गया, q को वापस रिप्लेस करो आपके pq वाले इक्वेशन, इजी, ओके। तो यहां पे रिप्लेस करूंगा तो p की वैल्यू भी मिल जाएगी, जैसे ही p मिल गया
क्यू मिल गया, इसको लास्ट में कहां पे कन्वर्ट करना है, इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपका आंसर बन जाए। अब ये मेथड के स्टेप्स में यहां से निकाल देता हूं। सो नाउ ये जो था P इज इक्वल टू सी क्यू इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 3 इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, P इज इक्वल टू सी, Q की जगह ये पूरी वैल्यू आएगी, दैट इज Cx प्लस वाई अपॉन सी, दोनों सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो P इज इक्वल टू आंसर मिलेगा Cx प्लस वाई। P मिल गया और Q मिल गया, दोनों रिप्लेस कर दो dz वाले इक्वेशन के अंदर। सो नाउ dz इज इक्वल टू P dx प्लस Q dy, P और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सो देयरफॉर dz इज इक्वल टू P की वैल्यू है Cx प्लस वाई इंटू dx प्लस Q की वैल्यू है ये Cx प्लस वाई अपॉन C इंटू dy। अब सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे x है तो डेफिनेटली यहाँ पे ओनली x वाले टर्म्स होने चाहिए, y है तो y वाले टर्म्स होने चाहिए। चलो वो बात भी सोचते हैं, पहले ये c का एडजस्टमेंट कर देता हूँ, c एलसीएम ले लेता हूँ दोनों साइड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे c आ जाएगा c इंटू dz इज इक्वल टू यहाँ पे c आ जाएगा c इंटू सी एक्स प्लस वाई dx प्लस यहाँ पे तो नीचे ऑलरेडी c है तो ये स्टेप ऐसे ही रहेगा Cx प्लस वाई इंटू dy, दोनों साइड से जो एलसीएम वाले c थे कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब ये स्टेप में ये दोनों तो पहले सिमिलर लग रहे हैं, पहले ये इतना समझ लो कि यहां से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज x यहाँ पे है और यहाँ पे x वाला टर्म c ओनली होना चाहिए, बट ये y वाला भी साथ में है। एंड सेकेंड थिंग, उसी इक्वेशन के अंदर y भी चल रहा है, तो y इस टाइम पे कांस्टेंट नहीं रह सकता, ये वेरिएबल ही रहेगा, तो x के रिस्पेक्ट में y का वेरिएबल का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट मींस मुझे इसको मर्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए सीधा सिंपल स्टेप है, दोनों में क्या है cx प्लस वाई कॉमन ले लो, सो देयरफॉर c dz इज इक्वल टू cx प्लस वाई इज कॉमन, तो यहां पे बचेगा एक तो c, एक बचेगा dx प्लस वैसे ही यहां पे क्या बचेगा, ये निकल गया तो बचेगा ओनली dy। डन, चलो इतना हो गया, इज इक्वल टू, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले मैंने प्रीवियसली आपको समझाया था कि अगर आपके पास नीचे x प्लस ए वाई है और ऊपर आपके पास dx प्लस ए डी वाई इस टाइप का फॉर्म है, तो अगर मैं इसमें से d एज्यूम करूं कि बाहर निकाल, तो यहां पे इतना बचता है x प्लस ए वाई, नीचे क्या है x प्लस ए वाई, अब इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये इंटीग्रेशन किस हिसाब से होता है, dx अपॉन x के हिसाब से। ओके, दैट मीन्स कि ये जो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वही पूरा का पूरा वेरिएबल नीचे है, तो ये पॉसिबल है, इसका इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, वैसे इसका क्या हो जाता है log x प्लस ए वन। ओके, तो ये तब पॉसिबल है जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेरिएबल और नीचे दोनों सेम टू सेम आने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, बाकी नहीं होगा। वैसा ही स्टेप यहां पे बन सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है, cx प्लस वाई कॉमन लिया है। ओके, तो डेफिनेटली यहां पे भी उस तरीके से बनना चाहिए, तो पहले तो d एज्यूम कर लो कि मैं कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पे क्या बचेगा c, यहां पे x प्लस यहां पे आपका y बचेगा, d एज्यूम कर लिया है, तो ये दोनों टर्म सिमिलर बन रहे हैं। ओके, तो अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, सो c इंटू dz, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करो, कांस्टेंट बाहर रहेगा, यहां पे पूरा इंटीग्रेशन आ जाएगा cx प्लस वाई इंटू डी ऑफ cx प्लस वाई, c dz का इंटीग्रेशन ओनली z इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये है वेरिएबल है और यहां पे भी वेरिएबल है, तो सपोज मैं इसको x या कोई दूसरा वेरिएबल मान लो z है, तो ये z है इंटू d, इसको z माना है तो ये भी z हो जाएगा, तो z dz का इंटीग्रेशन क्या होता है z स्क्वायर बाय 2। सिमिलरली मैं इसका भी इंटीग्रेशन कर सकता हूं। ओके, सो डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा, c
cx प्लस वाई इसका होल स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। देन आपको एक कांस्टेंट भी लिखना है, तो कांस्टेंट क्या आएगा, पहले तो इसको नीचे ले लो, z इज इक्वल टू कांस्टेंट एज्यूम करना है, तो कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, तो जो इंटीग्रेशन किया है आफ्टर दैट, चलो तो यहां पे कांस्टेंट आएगा इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन किया है। अब कांस्टेंट ऑलरेडी मैंने आगे c लिया है, तो आप चाहो तो यहाँ पे a ले सकते हो, b ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं a कांस्टेंट ले लेता हूं। ओके, सो z इज इक्वल टू c को नीचे ले जाओ, तो cx प्लस y का होल स्क्वायर बाय 2c प्लस a अपॉन c। अगर इसको एज इट इज रखोगे तो भी चलेगा, मैंने जस्ट सिंपल किया है क्योंकि हमारा नॉर्मली आंसर z इज इक्वल टू होता है। ओके, तो ये जो मिला मुझे फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन मिला, तो नीचे लिख दो विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द चारपीस मेथड। मेथड के पूछने के चांसेस बहुत कम है, पर फिर भी इजी मेथड है, तो पॉसिबल है। तो जैसे आपने 4 फॉर्म याद रखे हैं उसके सिमिलर ही चल रहा है, तो उस तरीके से समझ लेना। ओके, मैं आपको वर्कशीट में एक और एग्जांपल इसका दे दूंगा। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।